ठीक है ना। तो देखें वूंड हीलिंग पढ़ते हैं। वूंड हीलिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फेजेस पढ़ेंगे, इसके 3 फेजेस हैं। उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, इनके 3 टाइप्स हैं। और फिर हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इनहिबिट करते हैं वूंड हीलिंग को। ठीक है ना। तो फेजेस में देखें हमारे पास 3 फेजेस हैं। तो इन्फ्लेमेटरी फेज हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज हो गया और मैच्योरेशन फेज। ठीक है ना। ये एक सीरीज़ में है। प्रोलिफरेटिव को आप इन्फ्लेमेटरी की जगह में नहीं ला सकते, इन्फ्लेमेटरी को आप मैच्योरेशन की जगह में नहीं ला सकते। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे यही हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ द वुंड हीलिंग में 3 टाइप्स हैं। प्राइमरी क्लोजर, सेकेंडरी क्लोजर, ये सी से क्लोजर है, और टर्शरी क्लोजर। ठीक है ना। तो प्राइमरी क्लोजर को हम हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्लोजर को हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन बोलते हैं, और टर्शरी क्लोजर को हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। देखें यहाँ पे इधर सेकेंडरी है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इंटेंशन और थर्ड इंटेंशन है। ठीक है। ये तो टर्शरी क्लोजर, सेकेंडरी क्लोजर, प्राइमरी क्लोजर ही है। ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे फैक्टर्स जो इनहिबिट करते हैं वुंड हीलिंग को कौन कौन से हैं। एक हमारे पास निमोनिक है, डिडेंट हील का। ठीक है ना। डी से डायबिटीज़, इन्फेक्शंस, ड्रग्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, टिश्यू नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया, एक्सेसिव टेंशन, अनदर वुंड और लो टेम्परेचर। ठीक है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग में इन्फ्लेमेटरी फेज। तो ठीक है ना। देखिए याद रखें वुंड हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है ना। और इसके 3 फेजेस हैं। इन्फ्लेमेटरी फेज में सबसे पहले आता है। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी फेज की बात करें तो इट्स ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव फेज। इसको आप ऐसे याद रखें निमोनिक बना के, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से याद रखेंगे। इन्फ्लेमेटरी फेज को रिएक्टिव फेज भी बोलते हैं। और ये कितने दिन तक रहता है, 2 से 5 दिन तक इसका ड्यूरेशन होता है। देखें ये वेरिएबल है। ठीक है। सिर्फ 5 दिन भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन भी नहीं है, बीच में 3 भी दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, एक इमीडिएट रिएक्शन जो है वो क्रिएट किया जाता है बाय द टिश्यू। ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ टिश्यू एक इमीडिएट रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फर्दर जो डैमेज है उसको इनहिबिट किया जाता है। ठीक है ना। कैसे किया जाता है, देखें कैसे किया जाता है ये, और फाइब्रिन क्लॉट का मैश बनाया जाता है विद प्लेटलेट्स, जैसा कि हमने एंडोथेलियल इंजरी या वेस्कुलर इंजरी में पढ़ा था। ठीक है। इस तरह क्लोटिंग फैक्टर्स रिलीज़ किए जाते हैं और साइटोकाइंस साथ में रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इन्फ्लेमेटरी फेज़। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़, जिसको रिपेरेटिव फेज़ या रीजेनरेटिव फेज़, देखें प्रोलिफरेशन रीजनरेशन को ही तो कहते हैं। ठीक है ना। ये प्रोलिफरेशन 1 से 2, 2 से 4, तो इसीलिए इस तरह याद रखें। प्रोलिफरेटिव फेज़ है तो रीजनरेटिव फेज़ है, या रिपेयर हो रही है ना, सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसकी जो ड्यूरेशन है 2 दिन से लेके 21 दिन तक, यानी कि 3 वीक्स तक ये चालू रहता है। कौन, प्रोलिफरेटिव फेज़। ठीक है ना। इस फेज़ के अंदर क्या होता है, ठीक है, जैसा कि ये रिपेरेटिव फेज़ नाम से पता चलता है कि इसमें रिप्लेस किया जाता है डेड टिश्यू को। ठीक है ना। डेड टिश्यू को रिप्लेस किया जाता है। कैसे किया जाता है, इन प्रोसेसेस के थ्रू एंजियोजेनेसिस होती है, एपिथेलियलाइजेशन होती है और फाइब्रोप्लेजिया होता है। ठीक है। ठीक है। तीसरा जो फेज़ है इसमें मैच्योरेशन फेज़ है, जिसको हम रीमॉडलिंग होती है वूंड की। ठीक है ना। ये देखें आप 21 दिन से 3 वीक से लेके 2 साल तक मैच्योरेशन फेज़ चलता रहता है। ठीक है ना। और या इसमें होता क्या है, नाम से पता चलता है कि इसमें स्कार टिश्यू जो होता है ना, वो स्कार टिश्यू वो मैच्योर होता है, स्कार टिश्यू मैच्योर होता है। ठीक है ना। और विद मैच्योर क्या होता है, विद लॉस ऑफ एडिमा, एडिमा ख़त्म हो जाता है। और होता क्या है, शुरू में देखिए न्यू मैट्रिक्स जो होता है, जो भी नया बनता है मैट्रिक्स, वो कंट्रैक्ट होता है विथ क्रॉस लिंकिंग विथ लिंकिंग ऑफ कोलेजन। ये कंट्रैक्ट होता है न्यू मैट्रिक्स, यानी कि न्यू मैट्रिक्स कंट्रैक्ट होता है विथ क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन। उसके बाद स्कार टिश्यू मैच्योर होता है विथ लॉस ऑफ एडिमा। यही होता है मैच्योरेशन फेज। अप टिल 2 ईयर्स तक ये चलता है। तो ठीक है ना। तो ये तो थे 3 फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग, लेकिन टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग पढ़ने से पहले हम वुंड हीलिंग की टाइम लाइन देखते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो ये देखें वुंड हीलिंग टाइम लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है वुंड हीलिंग टाइम लाइन विथ डोमिनेंट सेल टाइप्स एंड मेजर फिजियोलॉजिक इवेंट्स। ठीक है। तो ये देखें यहाँ से एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इस तरह का। ठीक है ना। इसमें नीचे टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम लाइन है। ठीक है। इंजरी हुई 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन और 1 साल। ठीक है ना। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन और 1 साल, 3 सते
21, फिर उसके बाद 1 साल है, ठीक है। देखें फेजेस देखें, सबसे पहले फेजेस देखें तो इन्फ्लेमेटरी फेज, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज वही, और उसके बाद रिमॉडलिंग फेज है, ठीक है ना, ये हो गया, या फिर मैच्योरेशन फेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर रिस्पांस में देखें तो शुरू में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, उसके बाद वेजो डायलेशन हो रही है यहाँ तक अप टिल 3 वीक्स से आगे तक, ठीक है। फिर सेलुलर रिस्पांस देखें, शुरू में इंजरी हुई, न्यूट्रोफिल्स जमा हुए, 3 दिन के बाद मैक्रोफेजेस जमा हुए, थोड़े से 7 दिन के बाद देखो तो लिम्फोसाइट्स जमा हो रहे हैं, ठीक है। 3 से तकरीबन 5 दिन के बाद बोल दो लिम्फोसाइट्स जमा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे फाइब्रोब्लास्ट का एक लंबा पीरियड है अप टिल 1 साल तक, ठीक है। मेजर इवेंट्स में देखें क्लॉट फॉर्मेशन होती है जैसे ही इंजरी होती है, ठीक है। याद है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती थी क्लॉट फॉर्मेशन हीमोस्टेसिस के दौरान, पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती थी, हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ग्रोथ फैक्टर इलेबोरेशन होती है, उसके बाद कोलेजन डिपोजिशन और कोलेजन क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है ना। तो ये देखें ये सारे बहुत इजी है, ये ऊपर से मेजर इवेंट्स हैं, फिर फेजेस हैं, वेस्कुलर रिस्पांस है और सेलुलर रिस्पांस है, ठीक है ना। सिर्फ सेल्स भी लिख सकते हैं मैं, इवेंट्स, सेल्स, वेसल रिस्पांस और फेजेस, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है। और ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग देखते हैं कि प्राइमरी क्लोजर क्या है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखें प्राइमरी क्लोजर को हम क्या कहते हैं, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि वूंड को, ये एक ऐसी क्लोजर होती है या फिर ये एक ऐसा वूंड होता है जिसको अगर हम अप्रोक्सीमेशन, एजिस की अप्रोक्सीमेशन के साथ क्लोज कर लें तो वो हील हो जाता है विथ नो कॉम्प्लिकेशंस, इसको प्राइमरी क्लोजर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इट रिफर्स टू अ वूंड विच व्हेन क्लोज्ड बाय approximation of the edges heals without complication, ठीक है ना। प्राइमरी क्लोजर बेस्ट रहता है क्लीन वुंड्स के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्लीन वुंड्स के लिए हम प्राइमरी क्लोजर को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा याद रखें प्राइमरी क्लोजर मस्ट बी डन विद इन 6 to 8 आवर्स ऑफ ट्रॉमा, लेकिन वेस्कुलर एरियाज फॉर एग्जांपल फेस हो गया और स्कार्फ हो गया, इनमें अप टिल 24 आवर्स भी हम प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी क्लोजर या फिर जिसको हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये उन सर्कमस्टांसिस में, उन वुंड्स में प्रेफर करते हैं जब वुंड हाईली कंटेमिनेटेड हो, ग्रॉसली कंटेमिनेटेड हो और टिश्यू लॉस भी हो और प्राइमरी क्लोजर मुमकिन नहीं हो, तो इस ऐसे वुंड्स को हम क्या करते हैं, ऐसे वुंड्स को हम डिब्राइड करते हैं और उसको वॉश करते हैं, उसके बाद उसको ओपन छोड़ देते हैं। जब ओपन छोड़ देते हैं तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन के साथ और कंट्रक्शन के साथ ये वुंड हील होता है। इसको हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये क्या करता है, ये फिर कंट्रैक्ट करता है। जब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू कंट्रैक्ट करता है तो फिर क्या होती है कि वुंड का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। ये देखें वुंड का साइज़ छोटा हो जाता है, जब साइज़ छोटा हो जाता है तो साथ में फिर एपिथेलियलाइजेशन भी आसानी से होती है, ठीक है ना। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू कंट्रैक्ट भी होता है और एपिथेलियलाइजेशन भी होती है, सेकेंडरी ऐसा वुंड हीलिंग होती है फिर, ठीक है। टर्शरी क्लोजर, ठीक है ना। टर्शरी क्लोजर हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन, ठीक है ना। ये थी थर्ड इंटेंशन को हम टर्शरी क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू, ये एक ऐसा वुंड होगा या फिर ये एक ऐसा क्लोजर होगा, ऐसा वुंड जिसको हमने ओपन छोड़ा हो एक वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसके बाद उसकी डिलेड क्लोजर होती हो, ऐसे क्लोजर को हम टर्शरी क्लोजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो टर्शरी क्लोजर के लिए बस इतना ही है। इट रिफर्स टू एक ऐसा वुंड जिसको हम ओपन छोड़ते हैं फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद उसका फिर डिलेड क्लोजर होता है, ठीक है। इसको हम टर्शरी क्लोजर बोलते हैं या फिर हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। एक और टर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिलेड प्राइमरी क्लोजर बोलते हैं। ये टर्म होती है डिलेड प्राइमरी क्लोजर,
ठीक है ना। तो देखें बस इतना ही है टर्शरी क्लोजर के लिए, इतना ही है। ये एक अलग अलग सेक्शन है, अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो डिलेड प्राइमरी क्लोजर क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, कंटेमिनेटेड वूंड को, ऐसे कंटेमिनेटेड वूंड को जो सॉइल से कंटेमिनेटेड हो, मड़ों से कंटेमिनेटेड हो, बाइट्स हो या फिर बुलेट्स वगैरह प्रोजेक्टाइल्स हो, इससे कंटेमिनेटेड हो, इसको हम डिब्राइड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं फॉर 3 to 7 days बिफोर क्लोजर। इसको हम क्या कहते हैं, डिलेड प्राइमरी क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको हम सेकेंडरी स्यूचर बोलते हैं। सेकेंडरी स्विचर में हम वूंड को ओपन छोड़ते हैं फॉर 10 दिन, ग्रेटर देन 10 दिन तक वूंड को हम ओपन छोड़ते हैं, ठीक है। जब ओपन छोड़ते हैं तो फिर क्या हो सकता है, उसमें क्लीन ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है ना वो बन जाता है, ठीक है ना। इसको हम सेकेंडरी स्यूचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, इस तरह के वूंड्स को के लिए हम ये बर्ताव करते हैं, और उसके बाद जो वूंड्स हैं फिर उनको हम सेकेंडरी स्यूचर के उसमें भी क्लोज कर सकते हैं, जो डर्टी वूंड्स हों फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। हमने देखें वूंड हीलिंग के फेजेस हमने पढ़े हैं, टाइप्स हमने पढ़े हैं। अब हम फैक्टर्स दैट इनहिबिट वूंड हीलिंग हमने पढ़ना था। तो इनमें देखें हमारे पास डिडेंट हील का निमोनिक था, याद है। और याद रखें मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है वो फैक्टर है जो वूंड हीलिंग को डिले करता है, वो इन्फेक्शन है, अच्छा याद रखें। और इसके अलावा डायबिटीज़, इन्फेक्शन, ड्रग्स, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, टिश्यू नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया, एक्सेसिव टेंशन, अनदर वूंड और फिर लो टेम्परेचर। इनमें से हर एक पे हम थोड़ी थोड़ी नज़र डालते जाएंगे, ठीक है ना। तो डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ सबसे पहले डायबिटीज़ क्या करती है, डायबिटीज़ इनहिबिट करती है किसको, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड एफेगोसाइटोसिस को। इट इनहिबिट तो नहीं करती, इट इम्पेयर करती है। इम्पेयर्ड PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस। और याद रखें इट ऑल्सो इट इम्पेयर्स या फिर डिरेंजेस कोलेजन फॉर्मेशन। आपको पता है कोलेजन मेन कंपोनेंट होता है वोन हीलिंग में, ठीक है। तो जब कोलेजन ही फॉर्मेशन ही डिरेंज है तो फिर वोन हीलिंग कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, ये क्या करती है, थिकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन को थिकंड करती है। डायबिटीज़ की जो बीमारी है थिकंड करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, परफ्यूजन इम्पेयर होती है या फिर इनहिबिट होती है। जिसकी वजह से परफ्यूजन इम्पेयर होती है तो फिर वोंड हीलिंग सही नहीं हो पाती, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन। याद रखें अगेन एक बार फिर कि ये MCQ है, इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड वोंड हीलिंग, ठीक है ना। और याद रखें कि इसमें क्या होता है, एक और बात याद रखें कि फॉरेन बॉडीज़ जो होते हैं इंक्लूडिंग स्यूचर्स, ये पोटेंशिएट करते हैं इन्फेक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्यूचर्स भी डिलेड वोंड हीलिंग में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और स्यूचर्स एक्ट करते हैं एज अ फॉरेन बॉडी, ठीक है। अब इन्फेक्शन में माइक्रोब्स या फिर बग्स आते हैं। बग्स क्या करते हैं, बग्स फिर इनहिबिट करते हैं फेजेस ऑफ द वोंड हीलिंग को, ठीक है ना। फेजेस ऑफ द वोंड हीलिंग जो है वो कौन कौन से फेजेस, स्पेशली इन्फ्लेमेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज को ये क्या करते हैं, ठीक ठाक इफ़ेक्ट करते हैं ये माइक्रोब्स, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये इनहिबिट करते हैं इन्फ्लेमेटरी और प्रोलिफरेटिव फेजेस को। और फिर ये फिर टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं फेगोसाइटोसिस को और रिलीज़ करते हैं फिर क्या, कोलेजिनेजिस रिलीज़ कराते हैं ये टॉक्सिन्स। एक बार कोलेजिनेज रिलीज़ हो गया तो आपको पता है ये फिर इनहिबिट करता है कोलेजन को, ठीक है ना। ए से ना कोलेजिनेस, तो फिर ये इनहिबिट करेगा डेफिनेटली कोलेजन को, ठीक है। तो ये होता है इन्फेक्शन में। इसमें आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड वोंड हीलिंग इन्फेक्शन है। और इवन स्यूचर एक फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करती है और फॉरेन बॉडी भी इट पोटेंशिएट्स इन्फेक्शन ऑफ द वूंड, ठीक है। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ड्रग्स हैं। देखें ड्रग्स में सारे ड्रग्स तो नहीं होते ना, स्टीरॉइड्स हुए और एंटीमेटाबोलाइट्स हुए, ये दो किस्म की जो ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन को। फाइब्रोब्लास्ट आपको पता है कोलेजन सिंथेसिस करते हैं और अगर कोलेजन बनेगा ही नहीं तो वुंड हीलिंग
कैसे होगी, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे ड्रग्स, सही है। इसी तरह तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में अगर प्रोटीन, कैलोरी, मेल न्यूट्रिशन हो, विटामिन ए, सी या फिर जिंक जैसे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो तो वुंड हीलिंग में डिले आ जाता है, ठीक है। ठीक है, देखें इस्कीमिया और रेडिएशन, ठीक है ना। अब इस्कीमिया फिर लोकल हो या सिस्टेमिक इस्कीमिया हो, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस को, ठीक है। इंड्यूस करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस को। याद रखें जहाँ टिश्यू नेक्रोसिस होगी वहाँ फिर क्या होगी, वुंड हीलिंग इनहिबिट होगी, डिले होगी, ठीक है। एक और बात याद रखें परफ्यूजन से रिलेटेड है कि ऐसे वुंड्स जो वेल परफ्यूज्ड एरियाज़ यानी कि लिप्स हो गए, फेस हो गया और नेक हो गया, इनमें होते हैं वो हील करते हैं वेरी वेल, ठीक है ना। सरप्राइजिंग इनकी हीलिंग होती है और इवन इन द अनफेवरेबल या फिर बैड सर्कमस्टेंसेस इनकी हीलिंग होती है। ऑन कंट्रेरी अगर ऐसे वुंड्स इवन माइनर वुंड भी हो किन जगहों पे, फूट वगैरह में जहाँ पे वेरी वेल परफ्यूजन नहीं होती, ठीक है ना, उन जगहों में फिर इवन स्मॉल इंसिजन्स वो फिर लॉन्ग टर्म नॉन हीलिंग अल्सर को ये इंड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर इवन डायबिटिक्स में आप देखें अल्सर कभी भी डायबिटिक फूट में होता है, ठीक है। अभी आपने फेस पे नहीं देखा होगा, वेल परफ्यूज्ड एरियाज़ में हो भी सकता है लेकिन कम देखा होगा आपने। नेक्स्ट फैक्टर है जो वुंड को डिले कर सकता है वो है हाइपोक्सिया। देखें ब्लड वॉल्यूम कम हो तो बीपी कम होगा, फिर बेरोसेप्टर्स और फिर सिंपैथेटिक जो रिस्पांस वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है ना। और हाइपोक्सिया आपको पता है वुंड हीलिंग को डिले करता है। यही सिंपैथेटिक पेन भी सिंपैथेटिक उसको स्टिमुलेट कर सकता है और हाइपोथर्मिया भी सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो तो कंस्ट्रिक्शन और हाइपोक्सिया हो, और एक बार हाइपोक्सिया हो गया तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, डिलेड वुंड हीलिंग को। ये वुंड हीलिंग को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है ना, इम्पेयर करता है। उसके बाद देखिए एक्सेसिव टेंशन ऑन द वुंड एजेस, ठीक है। इसमें एक्सेसिव टेंशन हो तो इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस होती है और लोकल जो टिश्यू है इस्कीमिया हो जाता है। नेक्रोसिस को जो अगर वो मिले, फ़रोग मिले और लोकल टिश्यू इस्कीमिया ज़्यादा हो तो इनहिबिट क्या होती है, वही हीलिंग ऑफ द वुंड इनहिबिट होती है, ठीक है। तो एक्सेसिव टेंशन ऑन द वुंड एजेस भी एक फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा अनदर वुंड, देखें ये एक वुंड है और ये दूसरा वुंड है बॉडी में ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाथ के आसपास ही, तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट्स है, फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये दो वुंड्स को देना ज़्यादा अच्छा होगा या एक को देना ज़्यादा अच्छा होगा। देखें अगर एक वुंड होता तो ये सारे इसको चले जाते और जल्दी हीलिंग होती। अब ये सबस्ट्रेट्स जो हैं ये डिवाइड हो चुके हैं, कम इनको मिल रहे हैं तो वुंड भी हील होने में टाइम लगाएगा, ठीक है ना। जो हमारा लास्ट फैक्टर है ना वो लो टेम्परेचर है। देखें नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2 से 3 डिग्री से 2 से 3 फ़ारेनहाइट, इतना 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 से 3 फ़ारेनहाइट, जो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। इतना अगर कोर बॉडी से टेम्परेचर कम हो तो ये भी वुंड हीलिंग को क्या करता है, डिले करता है। और याद रखें फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, हाथ और टांगों में ये स्पेशली इफ़ेक्टिव होता है लो टेम्परेचर जो हीलिंग को डिले करने में, ठीक है।